आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना था, जो कि आज संपन्न हो गया। आज 7वें चरण का मतदान हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, इन 5 जगह पे मतदान थे। और इन 5 जगह के अगर पिछली बार के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन 5 जगह में से 4 जगह पे, पंजाब को छोड़ के 4 जगह पे, सब जगह बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। और इस बार क्या होंगे आंकड़े, ये देखना दिलचस्प होगा जब मतगणना होगी 10 मार्च को। तो सब जगह के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। 10 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन प्राइम टीवी का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात करी और जाना कि उनका रुझान क्या है। और इसी रुझान के आधार पर हमने पेश किया है ये एग्जिट पोल। देख सकते हैं आप, ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमानित आंकड़े हैं कि उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन सब जगह पे किसकी सरकार बन रही है। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे मतदान हुआ, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पे मतदान हुआ। आंकड़े आपके सामने हैं, ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा 10 मार्च को कि आखिर किसकी बनती है सरकार और किसकी होती है हार। उत्तराखंड के आंकड़ों की बात करें तो 30 से 39 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 25 से 33 सीटें जाती दिख रही हैं। बसपा के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में उत्तराखंड में 2 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। पंजाब की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 1 से लेकर 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 17 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो अकाली दल गठबंधन को 5 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी, जो कि इस वक्त लीड करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, दिल्ली मॉडल का कहीं ना कहीं पंजाब पे सीधा असर होता दिख रहा है। वहां पे 78 से 87 सीटें मिलती आम आदमी पार्टी को नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 2 जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि उत्तराखंड में भी इस बार आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच ही उत्तराखंड में चुनाव सिमट कर रह गया है। बसपा के खाते में आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीट जाती दिख रही है। वहीं गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें तो वहां पे 40 और 60 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ है। मणिपुर में 25 से 30 सीटें बीजेपी के पास जा रही है, तो गोवा में 15 से 21 सीटें जा रही है। कांग्रेस में 12 से 17 जा रही है गोवा में, तो वहीं कांग्रेस के पास 8 से 12 सीटें मणिपुर में जाती दिख रही हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 3 से 5 मिल रही हैं। तो मणिपुर की बात करी जाए तो एनपीएफ को 7 से 9 सीटें जाती दिख रही है। तो ये अनुमानित आंकड़े हैं, एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जनता की राय के आधार पर ये एग्जिट पोल बने हैं। और जनता से बात करी गई, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते नजर आए, जनता से बात करी गई और प्राइम पब्लिक और सरकार के जरिए हमारे संवाददाता ने जनता से बात करी। और इसी कड़ी में हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि जनता का क्या रुझान रहा है। ओम शंकर, आपने लगातार रिपोर्टिंग करी, जनता के बीच गए, प्राइम पब्लिक और सरकार के माध्यम से जनता से जानने की कोशिश करिए कि उनका झुकाव किस तरफ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता किसकी सरकार बना रही है। जी हाँ, अगर जो जनपद रायबरेली की बात करी जाए तो जनपद रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं। कहीं न कहीं मोदी और योगी मैजिक जो है रायबरेली जनपद में चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 1-2 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी टक्कर देती हुई तो नजर आ रही, लेकिन कहीं न कहीं मोदी मैजिक का असर जो है वो रायबरेली जनपद में साफ देखा जा रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे उतरे और जनता के बीच लगातार रोड शो किया, जनसभाएं करी, इसका असर देखने को मिल रहा है। आपने बताया मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो कहीं विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। मुद्दों को देखते हुए कितना इस बार के चुनाव में असर पड़ेगा? जी हाँ, मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, आवारा जानवरों के मुद्दे थे, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो उज्ज्वला योजना चाहे गैस कनेक्शन की रही हो या प्रधानमंत्री के द्वारा जो अन्य योजना थी, कहीं न कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और लोगों ने राजनीतिक दलों को नकार दिया है, लेकिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े नजर आए। और आपको एक चीज और बता दें, रायबरेली जनपद में दलित मतदाता की संख्या बहुत ज्यादा है। अब की बार जो है दलित कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से कट करके उसने अपना पूरा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है।
जी, अगर बात करी जाए पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों में 2017 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। इस बार भी आप बता रहे हैं कि मोदी मैजिक नजर आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस का दबदबा माना जाता था। इस वक्त कांग्रेस क्या कहीं नजर आ रही है? जी हाँ, कांग्रेस एक में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है, क्योंकि रायबरेली जनपद में सबसे हॉट सीट कही जाने वाली ऊंचाहार विधानसभा थी। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने ऊंचाहार विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया है। जी, क्योंकि वो अदिति सिंह रहे हो चाहे हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह रहे हो, उन्होंने ऐन मौके पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और दोनों ही प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान पर हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो रायबरेली की जनता का हमने मूड जाना, जहां पे उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है, इसका असर भी होगा। और असर कहीं ना कहीं सपा का भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का एक तरफा असर देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तौर पे सपा इस बार खूब उभरती हुई नजर आई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपनी साख बचाती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर सत्ता दोहराती हुई कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। जिस तरह से 2012 में एक करिश्माई प्रदर्शन किया था सपा ने और अच्छी खासी सीटों के साथ आई थी, लेकिन 17 में जब लहर आई योगी मोदी की, तो सभी, वो चाहे बसपा हो सपा हो, सबका सफाया करते हुए एक अच्छे खासे बहुमत के साथ जीती। और इसी के आधार पर हमने जब सरकारों का कार्यकाल देख लिया है, बसपा का कार्यकाल भी देख लिया, सपा का कार्यकाल भी देख लिया और हमने कार्यकाल देख लिया अब 5 सालों का बीजेपी का भी, तो इन्हीं कार्यकालों के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि अब जनता फैसला करेगी कि सबसे अच्छी सरकार कौन है। एक बार फिर क्या बीजेपी की सरकार दोहरानी चाहिए, या फिर सपा को फिर से मौका देना चाहिए, या फिर बसपा का कार्यकाल जो कि सबसे ज्यादा रहा है। और बसपा प्रमुख मायावती ने जिस तरह से अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती थी, एक नहीं दो नहीं 3 बार से ज्यादा चुनी गई और एक बार फिर सरकार में आने की जो दावेदारी करी जा रही है बसपा सुप्रीमो की तरफ से, तो क्या जनता उनको मौका देगी? कहीं ना कहीं उन्होंने जनता से दूरी बना ली। जिस तरह से अभी भी उनके सीक्रेट वोटर्स है, साइलेंट वोटर्स है, वो क्या करिश्मा करके दिखाते हैं, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश पे राज किया है, कहीं ना कहीं उसकी साख भी दांव पे है। जिस तरह से उसने दूरी बना ली जनता से, अपने गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली से भी जब वो गायब हो गई, सिर्फ चुनावों के वक्त वोट मांगने आते और बाकी समय कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता वो गायब हो जाते, तो इससे काफी नाराजगी देखने को मिली। सत्ता का परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं गायब हो गई कांग्रेस। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बार फिर मोर्चा संभाला है प्रियंका गांधी ने, अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है। वहीं जो विशेषज्ञ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं इन यूपी चुनाव के जरिए प्रियंका गांधी 2024 की तैयारी कर रही हैं। 2022 में कहीं ना कहीं इतना पकड़ नहीं बना पाएंगे। हालांकि कुछ सीटें जैसे पिछले चुनावों में एकदम गायब दिखी थी जिन जगह पे कांग्रेस, वहां पे कुछ सीटें जरूर जीत लेगी, लेकिन इससे वो जनता के बीच अपनी पकड़ बना रही हैं और आने वाले समय में यानी कि 2022 के चुनाव में एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभरती हुई नजर आएगी कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है प्रियंका गांधी ने, जनता के बीच जा रही हैं, कई बड़े मुद्दों को प्रमुखता से मुख्यता उठाते हुए भी नजर आती हैं। सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार के जो चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी सपा के बीच हो रहा है, एक तरफा होता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस और बसपा भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। छोटे दल जिनकी भी काफी महत्वता है इस चुनाव में, और इस महत्वता को अगर देखा जाए तो इसमें भाजपा और सपा दोनों ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई है, छोटे दलों को अकेला नहीं छोड़ा है और छोटे दलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ रायबरेली संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े हुए हैं। ओम शंकर, जिस तरह से ये चुनाव हुआ है इसमें कई मुद्दे देखने को मिले। खराब सड़क अहम भूमिका निभाती है हर चुनाव में, क्योंकि जो जिले की सड़क होती है वो उस जिले का विकास बनाती है और जिला बताता है राज्य का विकास, राज्य बताता है देश का विकास। कहीं ना कहीं सड़कों का विकास नहीं हुआ है, सबसे बड़ी समस्या है, दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्या कहेंगे इसको देखते हुए, कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? क्या है दिक्कत है यार?
पार्टी के जो विधायक थे उनकी अराजकता से आजिज होकर लोगों ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे हैं। 21 से ज्यादा दलित परिवारों की जमीन पर उनके ऊपर कब्जे का आरोप भी लगा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच भी गठित कर दी और उसमें वो दोषी भी पाए गए थे। तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से दलित जमीन हड़पने की जो एक समस्या थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उसको भी मद्देनजर रखकर जनता ने रोक दिया है कि अगर जो ये विधायक दोबारा जीतते हैं तो निश्चित जो है समाजवादी पार्टी फिर वही अपना आतंक फैलाएगी। जी, अगर बसपा के साइलेंट वोटरों की बात करें तो वो कितना चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि जो बसपा के परंपरागत वोटर थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बढ़ गए विकास को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं एजेंडे को देखते हुए सपा के पास बढ़ गए। लेकिन कुछ अभी साइलेंट वोटर उनके पास है, तो उनका कितना असर पड़ सकता है? बहुजन समाज पार्टी का कोई मजबूत प्रत्याशी अब की बार मैदान में नहीं आया था, और जो है ये प्रधानमंत्री की जो अन्य योजना है, जो मुफ्त राशन योजना है, ये इसने एक बहुत बड़ा मैजिक पेश किया है और दलित वोट जो है कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से मूव किया है। जी, अगर बात करी जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को खोया है। इस सरकार में जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिली, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था देखने को मिली, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ये मुद्दे गायब हो गए? विपक्ष इसको अच्छे से उठा नहीं पाया है, लगातार ये इल्जाम लग रहा है विपक्ष पे, इसका कितना असर पड़ता दिख रहा है? जी हाँ, कोरोना काल के जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं इस चुनाव में गायब हुए हैं। और आपको ये भी बताते चले, अवध बेल्ट की सीट आती है रायबरेली जनपद की, तो कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहा है। तो अगर जो देखा जाए तो कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, फ्री राशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना और राम मंदिर इस अवध रायबरेली जनपद के चुनाव में एक प्रमुख रूप से सामने आए हैं, और लोगों ने इसी के आधार पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और उनके पक्ष में मतदान किया है। जी, तो क्या कोरोना काल का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है? नहीं, कोरोना काल का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। हालांकि जो लोग अपने लोग कहीं ना कहीं नाराजगी थी, क्योंकि जो श्रमिक दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से पैदल आए थे तो थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन जो फ्री राशन योजना है ये ज्यादा प्रभावी रही कोरोना पे, और उस फ्री राशन की वजह से जो है बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट था, दलित वोट, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आया है। जी, ओम शंकर, वैक्सीनेशन भी हुआ है, ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, युवाओं का भी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसको देखते हुए जब मंच से सीएम योगी पूछते हैं क्या आपको वैक्सीन की डोज मिली है, वैक्सीन देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब ये बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं मुख्यमंत्री, इसका कितना असर जनता के दिलों पे पहुंचा? हाँ जी, अगर वैक्सीनेशन की बात रही तो रायबरेली जनपद में देखा जाए तो कम से कम 98% लोगों को पहली डोज लग गई है, और जो बच्चों की जो 15 साल से 18 साल वाली डोज थी वो भी काफी हद तक लोगों ने खुद अवेयरनेस जगी है। इसके लिए जो है जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो है वो जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है, और लोग जागरूक हुए, खुद वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं और वैक्सीन लगवाई है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा था उसने बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त की है, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया है। जी, जिस तरह से इस बार कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हुए कई चेहरों को इस बार टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है अगर सरकार दोहराती है तो इस बार विधायक क्या गायब रहेंगे या फिर जमीनी स्तर पर काम करते नजर आएंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जैसे कांग्रेस के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो पहली लिस्ट में उन्हीं दोनों जो कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी थे उन्हीं का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी न होकर वो प्रत्याशियों से नाराजगी है। तो 1-2 सीटों पर हो सकता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े, जैसे सरेली विधानसभा है, वर्तमान विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह से पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आपको बताते चले कहीं ना कहीं जो है नाराजगी पार्टी से नहीं है, नाराजगी प्रत्याशी से हो सकती है। जी, अब जिस तरह से ईवीएम पे भी सवाल उठ रहा है, चुनाव खत्म हो चुका है, ईवीएम पे भी हर बार सवाल उठते हैं, इस बार भी सवाल उठ रहा है, सपा जिस तरह से पहरेदारी कर रही है स्ट्रांग रूम की, इसको देख के क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर सवालों के घेरे में ईवीएम है? जी, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है जहाँ ईवीएम रखी है गोला बाजार में, वहाँ पर टेंट लगाकर धरना भी दे रहे हैं, वो रात को कम्बल ओढ़कर वहीं सोते भी हैं। हालांकि इस तरह की समस्या रायबरेली जनपद में अभी तक नहीं आई है, ये पहली बार हो रहा है कि एक अफवाह जैसे फैलाई गई है कि तो उसको ताकने के लिए वहाँ पर टेंट लगाकर रात गुजार रहे हैं। जी, अगर बात करी जाए मुख्य मुद्दों की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी देखने को मिलती है रायबरेली में, क्या सुधार हुआ है? जी हाँ, रायबरेली की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। अभी
सीएमएस डॉक्टर रीता साहू ने ज्वाइन किया है, निश्चित ही बदलाव हुआ है। जी जो पहले जैसी व्यवस्थाएं थी उसमें काफी परिवर्तन हुआ, चाहे वो साफ सफाई के मामले में हो, चाहे जेनरिक दवाओं के मामले में हो, चाहे जी। वो अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन जैसे मामले लेकिन हो। अभी भी फर्जीवाड़े फर्जी डॉक्टरों की खबरें आती रहती हैं ओम शंकर राय बरेली से, इस पे क्या कहेंगे? झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा कई मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है, इस पे क्या लगाम लगती दिख रही है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो है झोला छाप डॉक्टर है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो सरकारी डॉक्टर है रायबरेली में, जैसे डॉक्टर बीरबल हुए, डॉक्टर शिव कुमार है, ये रायबरेली जनपद के सीनियर डॉक्टर हैं और ये अपना नर्सिंग होम भी चलाते हैं, जबकि इनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य महकमा इस मामले में वो कार्रवाई करने में थोड़ा सा ढीला जरूर नजर आ रहा है। अब देखना है कि अगली सरकार बनती है तो क्या प्रभावी कार्रवाई होती है ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टरों पर। जी, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशु भी जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, मतदाताओं ने इस बार मतदान किया है, हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार कम मतदान देखने को मिला है, क्या लगता है जनता किसके पक्ष में सरकार बनाती नजर आ रही है? जी शिखा, अगर बात करें तो आज देर शाम 7वें चरण के मतदान के बाद धीरे धीरे सरकार बनाने के लिए हर एक पार्टियां अपनी कह रही थी कि हम बहुमत बनने आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि देर शाम में एग्जिट पोल भी आ गया, जिसमें साफ तौर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार फिर से रिपीट करते हुए दिख रही है। और वहीं अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव में सभी पार्टियों ने दमखम लगाया। कांग्रेस ने लड़कियों को अपने लड़कियों का मुद्दा रख के चुनाव लड़ी और 40% आरक्षण के साथ 160 सीटों पे लड़कियों को उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और 300 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ वो अपने चुनाव प्रचार में लड़ी। आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा उत्तर प्रदेश का लड़ी, वो भी पूरी तरह से डट के लड़ी। वहीं भाजपा जो कि तत्कालीन सरकार है, कई लुभावने वादे किए गए हैं, क्या मैनिफेस्टो का ये जो घोषणा पत्र है इसका असर पड़ता दिख रहा है? जी, अगर बात करें तो मैनिफेस्टो में जो भाजपा का मैनिफेस्टो वो कांग्रेस, सपा और भाजपा का मैनिफेस्टो एक दिन। जी बिल्कुल विभांशु, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश के भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल चौंकाने वाले उत्तर प्रदेश का जो ये एग्जिट पोल जनता के दिल में क्या है, ये तमाम चीजों के आधार पर निकल कर आया है प्राइम टीवी का ये अनुमानित एग्जिट पोल। और हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से आपने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की, जनता के दिल का हाल जाना, जनता की परेशानियों को जाना, तो जनता का क्या कहना है? आखिर वो सत्ता दोहराना चाहती है या फिर परिवर्तन चाहती है? चाहती क्या है जनता? जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आगे भाजपा गठबंधन को 238 से 276 सीटें मिलती नजर आ रही, क्या फिर से भाजपा आ रही है? क्या ये अनुमानित आंकड़े सही साबित हो सकते हैं? क्या कहती है जनता? जी शिखा, अगर बात करें तो जो जनता का रुख रहा है पूरे चुनाव के अंदर में, और इसमें साफ तौर पे ग्राउंड जीरो पे जो प्राइम टीवी की टीम जाके सर्वे की, उसमें साफ तौर पे एक चीज निकल के आया कि जनता का जो विचार है वो मिला जुला है। और बात करें तो कहीं ना कहीं राशन जो योजना है, आवास योजना, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसको राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया, वो कहीं ना कहीं जनता खुश है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दूर दराज के किसानों की, तो उनके खेतों में छुट्टा जानवरों का मामला इस बार काफी उठा और हर एक प्रमुख पार्टियों ने इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया और उसका समाधान के लिए वादे भी किए कि अगर हम सत्ता में आते हो तो समाधान करेंगे। वहीं अगर बात करें तो अगर तत्कालीन सरकार के साथ अगर देखा जाए तो जनता जो उनके गड्ढा मुक्त योजना की बात कर रही थी कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आए दिन बयान देते रहे, मगर साफ तौर पे आपने देखा कि सड़कों को कहीं जो दूर दराज गांव की सड़कें हैं वो हुबहू वैसे ही रही, जिसको जो जनता थी उनके बीच साफ तौर पे उनके अंदर एक खुन्नस था कि सड़कों पे काम नहीं हुआ है। और वहीं अगर बात करें तो शौचालय, आवास और राशन देकर और वहीं कोविड की फ्री टीकों को बातों को करके सरकार कहीं ना कहीं फिर से रिपीट करते हुए दिख रही है। वहीं शिखा, आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि जब बंगाल चुनाव हुआ था तो उस समय एग्जिट पोल, अधिकांश एग्जिट पोल जो थे, जो लीडिंग एग्जिट पोल एजेंसियां थी, वो साफ तौर पे वहां पे भाजपा की सरकार बना रही थी। वहीं 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो अधिकांश ऐसे एग्जिट पोल थे जिसमें साफ तौर पे सपा सरकार को रिपीट करते हुए दिखाया गया था। गलत साबित हो सकते हैं। जी
जी बिल्कुल, मतलब जनता ने अपनी जो मंशा है वो स्पष्ट बिल्कुल नहीं करी है। ओम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम शंकर, जिस तरह से जनता ने अपनी बातें रखी कि उनको ये परेशानी का सामना कर रहे हैं विकास के मुद्दे को लेके, सड़क को लेके, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, तमाम मुद्दे सामने आए, लेकिन जनता सरकार की कौन सी चीज से, कौन सी पॉलिसी से, कौन से वादे से खुश नजर आई है और विपक्ष की कौन सी पॉलिसी से खुश नजर आई है, जनता का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के लिए आवारा जानवर एक मुद्दा थे, लेकिन जो है फ्री राशन योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन मुद्दों पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। और आपको बता दें, जो दलित वोट है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान बढ़ा है, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको फ्री राशन, जैसे कि रिफाइंड मिला है, महीने में 2 बार चना मिला है, 2 बार उनको राशन मिला है। तो ये योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा कामयाबी हासिल कर रही है। जी बिल्कुल। विभांशु, अगर देखा जाए जनता के मुद्दों को, तो आपको क्या लगता है इस मौजूदा वक्त की सरकार में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है पहले से, तो वहीं विपक्ष लगातार कटाक्ष करता रहता है कि नहीं, कानून व्यवस्था खराब हुई है, अपराध लगातार होते रहते हैं, अपराध बढ़े हैं पहले से। क्या लगता है पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में कितना बदलाव हुआ है? जी, खास तौर पे अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं जो क्राइम कंट्रोल है उस पे हामी भरते हुए सरकार के पक्ष में है, और वहीं लॉ ऑर्डर को अच्छा बताने के लिए हर एक जगह पे सुनने को मिला। वहीं विपक्ष और तमाम ऐसे दल साथ ही साथ जनता कहीं ना कहीं ये भी बोलती रही कि हाथरस में हुए कांड को अगर बात की जाए, वहाँ जो निर्मम तरीके से एक लड़की का बलात्कार किया गया था, उसके बाद उसे आधी रात में जला दिया गया था। वहीं लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाने की वारदात हो, चाहे अगर बात करें तो ऐसे बदायूं से लेकर और मुजफ्फरपुर में हुए छोटी छोटी ऐसी हिंसाओं को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता रहा। वहीं अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बुलडोजर काफी इस बार चर्चित रहा आज के चुनाव में, और तमाम सभाओं में बुलडोजर दिखा भाजपा की। तो इससे साफ तौर पे जो पक्ष सरकार है उनका कहना था कि हम माफिया और जो जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए हैं, और कहीं ना कहीं जनता भी उनके साथ दिखी है कि ये काम बढ़िया हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर बात करें तो दोनों तरफ का रहा है, विपक्ष आए दिन इस पे सवाल करता रहा है। जी ओम शंकर, जिस तरह से अपराधियों पे लगाम लगाने की बात कर रही है सरकार, तो इस नीति का कितना असर पड़ रहा है, कितना सुरक्षित महसूस कर रही है जनता? नहीं, ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे रही है। जो पहले लोग गाड़ियों में बंदूकों की नाले निकाल के बाहर चला करते थे, आज की तारीख में ये बीते 5 सालों में ये प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई है। जो थोड़े मोड़े थे भी वो चुपचाप जो है घर से निकले, अपना काम करे, चाहे वो हिस्ट्री खोलने की बात हो। शहरी क्षेत्रों में तो काफी असर पड़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है ओम शंकर? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी गुंडे माफिया थे, वो कहीं न कहीं उन परिवारों पे जमीन कब्जा करते थे। हालांकि आवारा जानवर एक समस्या थी, लेकिन सरकार ने गौशालाएं बनवाई है और गौशालाओं में थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर हुई है, लेकिन गाय और जानवर वहां पर सुरक्षित थे। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो जो केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना है वो हर मुद्दे पर ज्यादा भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ी है रायबरेली जनपद में। जी विभांशु, आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होकर आए हैं, जनता का मन टटोल के आए हैं, तो क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं? अगर बात करिए सपा सरकार की, तो कौन कौन से मुद्दों में सपा सरकार अच्छी साबित हुई है और इस मौजूदा वक्त की सरकार में कमियां देखने को मिली है? जी, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के दौरान जो खास तौर पे जो शहरी क्षेत्र थे उन चौराहों को एक थीम बेस्ड चौराहा के तौर पे उभारा गया। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो लैपटॉप का वितरण जो भारतीय राजनीति के अंदर में जो पढ़ाई के संसाधन बांटने की बात की गई तो उसका कहा गया। वहीं सपा सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं कोसती रही है तत्कालीन सरकार को कि आप हमारी नकल करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो सुश्री मायावती की सरकार थी जो कि 2007 से 2012 के अंदर में थी, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार एक्सप्रेसवे बनाया था। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी उसको रिपीट किया और लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, और इस सरकार ने उसी को देखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। तो कहीं ना कहीं कहे तो पिछले 15 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर में इंफ्रा के क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है, चाहे वो सरकार कोई रही हो। वहीं अगर सपा की कामों की बात की जाए तो इस बार जो दावे किए गए हैं उसमें साफ तौर पे लोग
उनके पक्ष में दिख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में जो तत्कालीन सरकार है उसके लॉ एंड ऑर्डर को और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसमें कहीं ना कहीं कारगर रहा। उसमें से एक की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पे उनको 2000 की 3 किस्तें दी जा रही थी। इससे कहा जा रहा था कि किसानों की और साथ ही साथ आय दुगुने की बात की गई थी, मगर सरकार की तरफ से साफ तौर पर इस पे एक बयान आया कि कोविड कॉल के चक्र के वजह से हम आय दुगुनी में विफल रहे, आगे की तैयारी रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही संवाददाताओं का रायबरेली से ओमशेखर शुक्ला और लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि जनता को प्रभावित करते हैं और जनता ने इस बात को स्वीकारा भी है। कहीं फुल स्टॉप तो कहीं क्वेश्चन मार्क की बात उठी है। तो जनता ये फैसला करेगी कि आखिर परिवर्तन होना है या जनता ने क्या फैसला लिया है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। और 10 मार्च तक हर चुनावी अपडेट के लिए, हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी। क्या लग रहा है, क्या है चुनावी में? सरकार अपनी बखान कर रही है। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत है। किस तरह से देखते हैं इस बार क्या माहौल है चुनाव? इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो मेरी वोट कहाँ जाएगी? अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। न सिख देखा न ईसाई देखा, उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। किसको वोट देना चाहिए? क्या मोदी जी और योगी जी है वो फुल स्टॉप होता, ना कि क्वेश्चन मार्क। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।